देखो यहाँ बोर्ड पर देखो, पहले क्या क्या पढ़ाए थे, तो पहले पढ़ा दिए थे प्राकृत संख्या, है ना। और ये भी बता दिए कि संख्या पद्धति किसे कहते हैं। तो बता देते हैं कि गिनती के लिए संख्या का प्रयोग करते हैं उसे संख्या पद्धति कहते हैं। और बताए थे कि 0 से 9 तक अंक कहलाते हैं, और 1 से 9 तक एक अंकों की संख्या कहलाते हैं। ये अंक है, ये 0 से 9 तक क्या है, अंक। और अंकों से संख्या बनती है। तो 1 से अगर गिनती करते हैं तो 9 तक को कहते हैं एक अंकों की संख्या। कितने अंकों की, एक अंकों की संख्या कहते हैं, क्योंकि इसमें एक अंक है, ठीक है। इसके बाद बताए थे कि गिनती की संख्या को बोलते हैं प्राकृत संख्या, यानी कि नेचुरल नंबर। गिनती की संख्या पढ़ा देते ना, 1 2 3 4 इस तरह से गिनते जाएंगे अनंत तक, है ना, जिसका अंत नहीं है, अनंत तक। ये प्राकृत संख्या बता दिए थे। इसमें बताया था कि 0 शामिल कर देते हैं, यानी कि 0 से स्टार्ट करते हैं, उसे बोलते हैं होल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्या। ये सब पढ़ा दिए हैं कि पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है। 0 1 2 3 4 इस तरह से अनंत तक चलता रहेगा, ठीक है। इसके बाद बताया कि इसमें अब निगेटिव नंबर शामिल करना है, जैसे कि 4 से छोटा 3 2 1 0, इससे छोटा -1 -2 -3, ठीक है। तो माइनस इधर से करते हैं, जैसे कि -4 -3 -2 -1, और ये 0 1 2 3 4 इस तरह से बताते हैं कि इसको कहते हैं पूर्णांक, यानी इंटीजर, है ना। इसको पूर्णांक कहते हैं, इंटीजर। और इंटीजर को Z से सूचित किया जाता है। हाँ, Z का यहाँ फुल फॉर्म नहीं है, ग्रीक भाषा का अक्षर है, जिहलेन या ऐसे कुछ होता है। तो ये है पूर्णांक। ये क्या है, पूर्णांक। तो और बताए थे कि पूर्णांक में जिसमें ऋण का चिन्ह लगा हो, यानी कि माइनस का चिन्ह लगा हो, उसे बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। क्या बोलते हैं, सब पढ़ा दिया गया उस दिन, ठीक है, ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है। और जिसमें ऋण का चिन्ह नहीं लगा हो, धनात्मक यानी प्लस वाला, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक ये कहते हैं, इसको पूर्णांक कहते हैं। ये बता दिए हैं, पढ़ा दिए हैं। इंग्लिश में निगेटिव इंटीजर और वो पॉजिटिव इंटीजर। 0 बच जाता है तो उसे न पूछे तभी जवाब दो, न ऋणात्मक और न ही धनात्मक होती है, ठीक है, न ही ऋणात्मक और न ही ऋणात्मक कह सकते हैं, बट एग्जाम में आएगा कि 0 क्या है, तो ऑप्शन रहेगा न तो ऋणात्मक और न ही धनात्मक। क्योंकि ये प्लस माइनस कोई भी चिन्ह इसमें लगाते हैं तो 0 सबको 0 कर देता है, इसीलिए ये तो न तो ऋणात्मक है और न ही क्या है, और न ही धनात्मक है। तो समझ जाओ, उतना लिखेंगे नहीं, सब लिखा दिए हैं, और न ही धनात्मक है। और इसके बाद क्या लिखाए थे, ठीक है। तो इसके बाद पूर्णांक के बाद लिखा है सम संख्या, है ना। तो सम संख्या लिखाए थे, बताते हैं जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाए और शेषफल कितना बचे, 0, उसे बोलते हैं सम संख्या। हाँ, तो सम संख्या यानी कि इवन नंबर यानी कि सम संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाए, 2 से पूरा भाग लग जाए, 2 से पूरा भाग लग जाए, ये बताए थे, 2 से पूरा भाग लग जाए और शेषफल क्या बचे, शेषफल बच जाए 0, तो उसे बोलते हैं सम संख्या। जैसे में ये 2 से स्टार्ट होती है, यहाँ दिखता नहीं वीडियो में रहे, हाँ ऊपर मिटा देते हैं, नीचे दिखने रहे। क्या डबल लिख दिए, अच्छा डबल एक ही मिटा देते हैं, हाँ टेढ़ो लिख दिए थे सीधा कर देते हैं मिटा के। तो ये एक तो नहीं होती, एक में तो भाग नहीं लगता पूरा 2 से, तो सम संख्या होती है 2 4 6 8 2 5 10 2 6 12 2 7 14, ऐसे ही चलता रहता है, ठीक है। इसमें 2 से पूरा भाग लग जाता है, भाग देंगे तो ये 2 से पूरा कट जाएगा, ठीक है। तो 2 से पूरा भाग लग गया तो कौन सी संख्या, पढ़ा दिए हैं। और इसके बाद विषम संख्या पढ़ाए थे, लिखाए थे क्या, ऑड नंबर लिखा दिए थे, है ना, विषम संख्या लिखा दिए थे। हल्ला नहीं करो, पूछे तो जवाब दो, वरना हल्ला नहीं करो।
तो विषम संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग नहीं लगे, तो 2 से पूरा भाग जो है 2 से कट मतलब नहीं लगे, 2 से पूरा भाग नहीं लगे, यानी कि शेषफल 0 नहीं बचे, कुछ भी बच सकता है, 1 2 1 3, ये सम संख्या छोड़कर 0 नहीं बचेगा, है ना। जिसमें 2 से पूरा भाग नहीं लगे, है ना, नहीं लिख देते हैं, तुम लोग को गुना लिख दिया। 2 से पूरा भाग नहीं लगे उसे कहते हैं विषम संख्या। तो विषम संख्या शुरू से अगर गिनती करें तो पहले 1 आती है, क्या आती है, 2 तो हो गया सम में, तो 2 छोड़ दो 3, 4 छोड़ के पूछे तभी जवाब देना है, ऐसे हल्ला बहुत करते तुम लोग। तो 6 नहीं 7, ठीक है, 8 के बाद 9, 10 के बाद 12 के बाद 14 के बाद, इसी तरह चलता रहेगा, अनंत तक चलता रहेगा। तो समझ गए, 2 से पूरा भाग लगे सम संख्या, 2 से पूरा भाग नहीं लगे तो कितना लिखाए थे, ठीक है। अब इसके बाद लिखाते हैं, कॉपी लेके तैयार हो जाओ। अब लिखो अभाज्य संख्या, इसको मिटा देते हैं। अभाज्य संख्या कितना नंबर, 6 नंबर, हाँ लिखो 6 नंबर अभाज्य संख्या। इंग्लिश प्राइम नंबर, तो लिखो प्राइम नंबर। लाइट में दिखता नहीं, नीचे लिखते हैं। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर। हल्ला होगा उठा के पटक देंगे एक पटका, बस फिर शांत हो जाओगे। तुम लोग बहुत हल्ला करते हैं, बोलते हैं शांत रहो तो सुनते नहीं। देखो बोर्ड पर देखो, हल्ला नहीं। प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर उसे कहते हैं जिसके केवल 2 गुणनखंड हो। कितने गुणनखंड हो, 2। जैसे कि अगर उदाहरण से समझा जाए तो जैसे हम ले लिए 7 ले लिए, या कुछ भी ले सकते हैं, तो 7 में भाग लगता है, जिससे जिससे भाग लगता है वही उसका गुणनखंड है। जैसे कि 1 गुने 7, तो नाम ही है गुणनखंड, गुणन मतलब गुना, खंड माने टुकड़ा, ठीक है। तो 2 ही गुणनखंड हो, एक और स्वयं, स्वयं मतलब अपने, ठीक है, एक और स्वयं, जिसके केवल 2 गुणनखंड हो उसे बोलते हैं अभाज्य संख्या। तो 7 हो गया अभाज्य संख्या। यह है कैसी संख्या, अभाज्य संख्या, यानी कि है, सही हो गया है। और जैसे कि कोई और संख्या लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं शुरू का 1 छोड़ करके 2 3 4 लेते हैं, ठीक है, 4 लेते हैं, तो 4 में से भाग लगता है 1 से, ठीक ना, तो 1 गुना 4 लिख सकते हैं ना, तो 1 से और 4 से भाग लगता है। और इसमें भाग लगता है किससे, इसमें भाग लगता है 2 से, तो 2 दूने 4 लिख सकते हैं। तो जिससे जिससे भाग लग जाए पूरा पूरा वही उसका गुणनखंड होता है। तो 1 से 2 से 4 से इसमें भाग पूरा पूरा लगेगा, इसलिए यह है इसका गुणनखंड है, मतलब गुना में खंड है, समझा। तो 4 का गुणनखंड हो गया, 1 से भाग लगता है, 2 से लगता है और 4 से लगता है, तो इसके 3 गुणनखंड हुए। कितने गुणनखंड हुए, 3 गुणनखंड हुए। तो जिसके कि 2 से अधिक गुणनखंड है तो वह जो है अभाज्य संख्या नहीं है, वह है भाज्य संख्या। ये क्या है, यह है भाज्य संख्या, और वो था अभाज्य संख्या। समझ आया क्या, जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, जिसके केवल कितने हो, 2 हो अभाज्य संख्या, जिसके 2 से अधिक हो 3 4 5 अभाज्य संख्या। समझ गए। तो ऐसे ही परिभाषा लिख लो फिर। देखो जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, वैसी संख्या भी लिख सकते हो, जिसके केवल, वैसी संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड, कौन कौन, तो एक और स्वयं, एक और स्वयं, स्वयं मतलब अपने से, ब्रैकेट में से लिखना है, उसका मतलब है कि यही दोनों होना चाहिए। तो जिसके केवल 2 गुणनखंड हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। उसे कौन सी संख्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। तो ध्यान देना है कि कई लोग बोलते हैं 2 से भाग लगेगा तो भाज्य, नहीं लगेगा तो अभाज्य। तो सम विषम देखते हैं, 2 से भाग देकर क्या देखते हैं,
सम और विषम। और अभाज्य देखने के लिए क्या देखते हैं? गुणनखंड। क्या देखते हैं? हाँ, तो सम विषम की परिभाषा नहीं लिख देना। उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में लिख सकते हो, शुरू से देखेंगे तो एक नहीं लेंगे। एक ना सम वो है, ना भाज्य है, ना अभाज्य है। क्यों? क्योंकि भाग देने का नियम कितना, यहाँ भाग देने का नियम तो है नहीं, गुणनखंड का नियम है ना। अब कितने गुणनखंड होने चाहिए? कितने होने चाहिए? 2। और एक का अगर गुणनखंड करेंगे तो 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1, जितना भी कर सकते हैं एक ही होगा ना। इस पर नियम लागू नहीं होता है, एक पर नियम लागू नहीं होता है। बोलता है 2 गुणनखंड, तो एक का तो एक एक लिखो, जितना अनंत हो जाएगा। फिर बोलोगे अधिक गुणनखंड हो गया, अधिक भी नहीं हुआ, एक 2 बार भी करेंगे तो 1 हो जाता है। तो अगर 2 मानेंगे तो भी होता है, 2 से अधिक मानेंगे तो भी होता है, संख्या 1 होता है ना। इसलिए यह परिभाषा के नियम में नहीं आता है। तो एक न तो भाज्य है और नहीं अभाज्य है, तो सीधा 2 है अभाज्य संख्या। 2 का 2 ही गुणनखंड है ना। कौन कौन है? 2 और 1। 2 में भाग किसे किसे लगेगा? 2 और 1 से। तो इसके हो गए 2 गुणनखंड। और 3 के कितने हैं? 2 गुणनखंड। 4 के तो अधिक है, 5 हो जाएगा। इसमें 6 नहीं 7 हो जाएगा, 8 नहीं 9 नहीं 10 नहीं 11 हो जाएगा, 12 नहीं 13, संख्या छोटी जा रही है क्या? दिखता नहीं है। 13 हो जाएगा। इसी प्रकार 14 15 16 17 हो जाएगा, 18 19, और उसके बाद 20 21 22 23 हो जाएगा, 24 25 26 27 28 29 हो जाएगा, और उसके बाद 30 31 हो जाएगा, और 32 33 34 34 तो 17 में 2 से भाग लग ही जाएगा, जिसमें कि मान लो कि भाग लगेगा ही नहीं। कोई पहाड़ा में जो नहीं आता है, यानी 33 तो 11 33 होता है। 34 35 36 37 कोनो पहाड़ा में नहीं आएगा। 39 तो 33 39। हाँ, 40 41 नहीं आता किसी पहाड़ा में। 51 37 51 होता है। 41 42 43 इस तरह से, 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53। 53 किस पहाड़ा में आता है? किसी में नहीं। तो 53 में केवल भाग लगे किससे? 1 से और स्वयं 53 से, जिसमें केवल 2 ही गुणनखंड हो। समझ आया कि नहीं? 17 का देखें हम तो 17 केवल 1 गुना 17 है, केवल 1 और स्वयं, और कोई नहीं है। 19 का देखें तो केवल 1 गुना 19, और इसका कोई नहीं है। 23 का देखें तो 1 गुना 23, और कोई इसका गुणनखंड नहीं है। तो जिसके केवल कितने कितने गुणनखंड हो? 2 गुणनखंड हो, वही होता है अभाज्य। समझ गए? इसे मिटा देते हैं, तो इतना उतार लो। उसके बाद लिखते हैं भाज्य संख्या। इंग्लिश में कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर कंपोजिट यानी कि मिला हुआ, इसको यौगिक भी बोलते हैं। अच्छा, आवाज संख्या को रूढ़ भी बोलते हैं, इसे रूढ़ संख्या बोलते हैं। इस तरह लिख लो, तीर देके, रूढ़। रूढ़ संख्या, इसे रूढ़ भी बोलते हैं। और भाज्य संख्या को यौगिक बोलते हैं। हाँ, या यौगिक संख्या, यौगिक संख्या भी इसको कहते हैं। इंग्लिश में वही हो जाएगा कंपोजिट नंबर। यौगिक मतलब मिला हुआ, तो इसमें संख्याएं मिली हुई होंगी। तो इसकी परिभाषा दोगे इस तरह से, जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, वैसी संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो। दो से अधिक गुणनखंड हो। गुणनखंड मतलब गुना में खंड, यानी टुकड़ा। जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। इतना याद करके आना घर से, वरना डंडा खाओगे। उसे भाज्य संख्या या यौगिक संख्या कहते हैं। समझ गए? इसका एग्जाम्पल, उदाहरण देख लेते हैं।
उदाहरण, एग्जाम्पल, डैश देकर लिखना है। उदाहरण में जैसे कि यहाँ जो संख्या लिया उसको छोड़ के लिखना है। एक तो ना भाज्य है और नहीं एक कुछ नहीं, एक को हटा ही दो। एक भाज्य भाज्य कुछ नहीं, अरे कैसा हो गया ये। एक जो है ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, क्योंकि उसके दो से अधिक भी गुणनखंड हो जा रहे हैं और दो भी हो जा रहे हैं, कोई नियम ही नहीं लागू हो रहा है उस पर। तो यहाँ दो है, तीन वही है, चार नहीं है ना, यहाँ चार ले लो, फिर पांच है ना, छः, सात वहाँ है, 8, 9, 10, 11 वहाँ है, 12, 13 वहाँ है, 14, 15, 16, इस तरह से हो जाएंगे। जो वहां लिखा है उसको छोड़ के यहाँ हो जाएगा। इस तरह से अनंत तक चलता रहेगा, जिसका अंत ना हो, इनफाइनाइट। समझ में आया? तो एग्जाम में आएंगे, इसे कर लेना। एग्जाम में आएंगे सबसे छोटी भाज्य संख्या, एग्जाम में आएंगे 4, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, इसी तरह एग्जाम में आएंगे। और पहले तो उधर बता ही दिए थे सब कुछ कि प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है और पूर्ण संख्या 0 से। क्या छूटिए? हाँ, उसे बना लो, उसे अभाज्य संख्या में से। अब बनाओ उसे बना लो। जल्दी से करो, हो गया? इसके बाद इसे भाज्य यौगिक संख्या को इसे संयुक्त संख्या भी बोलते हैं। इसे संयुक्त मतलब मिला हुआ, या इसे संयुक्त भी बोलते हैं। यौगिक या संयुक्त मीन्स मिला हुआ, या यौगिक मीन्स मिला हुआ। यौगिक या संयुक्त संख्या भी कहते हैं इसे। ऐसे भी एग्जाम में आता है, ऐसी कौन सी संख्या है जो अभाज्य भी है और सम है? 2 है, सम यानी 2 से भाग लगता है पूरा, और अभाज्य भी है। तो ऐसी कौन सी संख्या अभाज्य है जो सम संख्या है? तो 2 है। और ये तो 4 से स्टार्ट होता है, इसमें कुछ कहना ही नहीं। हो जाएगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 2, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या अंत नहीं है, अनंत है, चलता रहेगा। ठीक है। और सबसे बड़ी भाज्य संख्या तो इसका अंत नहीं है, इसको कहेंगे अनंत। क्या बोलेंगे? अनंत, जिसका अंत ना हो। इसके बाद लिखो नंबर 8, सह अभाज्य। नंबर 8, लाइट आ जाता है यहाँ पर। सह अभाज्य संख्याएं या सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य इंग्लिश में कोप्राइम। कोप्राइम ऐसे होता है ना को। अच्छा ठीक है, कोप्राइम नंबर। लिखा? यस। देखो, सह मीन्स 7, अभाज्य मतलब अभाज्य। तो अभाज्य संख्याएं 7 रहेंगी, किसके साथ? तो किसी के भी साथ रह सकती है। अभाज्य संख्याएं किसी के साथ रह सकती है, उसे बोलेंगे सह अभाज्य संख्या। यानी कि उसका कॉमन केवल एक आना चाहिए। जैसे कि कोई अभाज्य संख्या ले लो, सह मीन्स 7, कोई 2 अभाज्य संख्या ले लो, उसमें सम संख्या भी आ सकती है। जैसे कि 2 और 3, 2, ये तो सहभाज्य हो गया, ये अभाज्य दोनों हो गया। जैसे कि 5 ले लिया, दूसरा ले लिया हम, जैसे 16, ये अभाज्य संख्या, वो भाज्य संख्या। इसमें 4 से 2 से भाग लगता है ना, भाज्य संख्या है। तो 2 भाज्य संख्या, एक अभाज्य और एक भाज्य संख्या भी हो सकती है एक साथ। सह मीन्स 7, सह मीन्स 7, को यानी कि 7, तो 7 में है ना। यस। और अभाज्य, तो इनमें से कोई एक संख्या तो अभाज्य रहेगी। जैसे 5 अभाज्य हो गया, ये तो दोनों अभाज्य है। तो दोनों अभाज्य हो सकती है, या तो कोई एक अभाज्य हो सकती है, लेकिन रहेगी 7। क्या रहेगी? इसलिए बोलेंगे सह मीन्स 7। तो इसे
इसे जांचने का तरीका यह है कि दिन में से कॉमन आना चाहिए एक। कॉमन कितना आना चाहिए? कॉमन किसको बोलते हैं? जिससे दोनों में भाग लग जाए उसे कॉमन कहते हैं, पता है कि नहीं? तो 5 में किससे भाग लग सकता है? 5 से, और 1 से भी। और 16 में तो 2 से, 1 से, 4 से, 8 से, 16 से लगता है ना। लेकिन दोनों में किससे भाग लगेगा? केवल 1 से। दोनों में किससे भाग लगेगा? केवल 1 से। 1 से इसमें भी भाग, 1 से 16 में भाग। तो दोनों में जिससे भाग लग जाए उसी को बोलते हैं कॉमन, ठीक है। तो दोनों में से कॉमन आया 1। कॉमन कितना आया? तो वैसी दो संख्याएं जिसका कॉमन केवल 1 हो और कोई ना हो उसे बोलते हैं सहअभाज्य। आया समझ? तो वैसी संख्याएं जिसका कॉमन कितना आना चाहिए? केवल 1 आना चाहिए। हाँ, तो लिखो वैसी संख्याएं जिसका कॉमन COMMON कॉमन, यानी कि हिंदी में बोलते हैं उभयनिष्ठ। चलो हिंदी छोड़ देते हैं। जिसका कॉमन केवल, लिख दें इंग्लिश, हिंदी लिखे देते हैं, बाद में कंफ्यूजन होगी। उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ, उभय मीन्स दोनों, निष्ठ मीन्स शामिल, दोनों में शामिल। जैसे एक अभी लिए थे ना, दोनों में से शामिल था ना। उभय मतलब दोनों, निष्ठ मतलब शामिल। तो वैसी संख्याएं जिसका उभय कॉमन केवल 1 हो, जिसका कॉमन केवल 1 हो, उसे क्या कहते हैं? उसे सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। उसे सहअभाज्य संख्याएं बहुवचन में है, इसलिए अनुस्वर लगा है। सहअभाज्य संख्याएं आगे लिख लो, कहते हैं उसे सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे यह उदाहरण, जैसे कोई भी संख्या ले लो, 2 अभाज्य या भाज्य चलेगा, लेकिन कॉमन आना चाहिए केवल 1, ठीक है। ये लिखो सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं, यहाँ से लिखो, यहाँ से उसे सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो जैसे में देख लो, ले लिए एक 7 ले लिए, दूसरा 9 ले लिए, अपने मन से कुछ भी ले सकते हो। जैसे ले लियो 15 और ले लो 16, कॉमन कितना? 1 ही आएगा ना। इस तरह कोई भी ले सकते हो जिसका कॉमन कितना आना चाहिए? केवल 1, वह होगा सहअभाज्य। समझ गए? फटाफट लिखो और थोड़ा सा लिखाएंगे। इसे मिटा रहे हैं, ठीक है। सहअभाज्य संख्या के बाद लिखो परिमेय संख्या, लिख लो। 9 नंबर होगा ना, ऊपर दिखता ही नहीं है, ये दिक्कत है। परिमेय संख्या लिखो। परिमेय संख्या इंग्लिश में लिखो रेशनल नंबर, RATIONAL, रेशनल, NUMBER नंबर, रेशनल नंबर। क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर। जिसे बटे में लिख पाए उसे बोलते हैं परिमेय संख्या, यानी कि जो संख्या PYQ के रूप में लिखी जा सके। लिखो, सब याद करके आना, वरना पिटाई लगेगी कल। जो संख्या किसके रूप में? PYQ के रूप में। देखो, जो संख्या P/Q, यानी कि ऊपर और नीचे, अंश और हर में, जो संख्या P/Q के रूप में, यानी कि बटे के रूप में, P/Q के रूप में लिखा जा सके, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। उसे परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। उसे परिमेय संख्या कहते हैं या कहा जाता है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं जहां एक शर्त भी है, नियम है कि जहां P और Q ये दोनों पूर्णांक होना चाहिए। जहां P और Q
पूर्णांक हो, पूर्णांक यानी माइनस या प्लस में हो, पूर्णांक यानी पूरा होना चाहिए, पूर्णांक यानी पूरा संख्या, पॉइंट में नहीं होना चाहिए आधा। जहाँ p और q पूर्णांक हैं तथा q 0 के बराबर नहीं है, इंग्लिश में q इज नॉट इक्वल, इज नॉट इक्वल मीन्स बराबर, इज नॉट इक्वल 0, जहाँ पूर्णांक है था तब p और q 0 के बराबर नहीं है ना, तथा q 0 के बराबर नहीं है। जैसे तो कोई भी पूर्णांक होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पूर्णांक, पूर्णांक पूरा संख्या होना चाहिए, ठीक है, माइनस में भी और प्लस में भी हो सकता है। जैसे कि वहां लिखाए थे पूर्णांक में -4, -3, -2, -1, 0, 1 लिखाए थे ना, 1, 2, 3 ऐसे लिखाए थे, अनंत तक चलता रहेगा, उधर इधर भी अनंत तक चलता रहेगा। इसे बटे में लिख सकते हैं, सबके नीचे 1 दे सकते हैं, क्यों, क्योंकि नीचे से भाग दिया जाता है, नीचे वाले से क्या दिया जाता है, तो 1 से भाग देंगे 4 बार में कट जाएगा, तो पहले से भी -4 था, कट के -4 ही हो जाएगा, मतलब कि इस रूप में लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, संख्याएं जितनी वैल्यू थी उतनी ही हो जाएंगी। तो सबके बटे में 1 लिख सकते हैं, इसका मतलब है कि ये सभी परिमेय संख्या है, सबको बटे में इसलिए लिख सकते हैं, बटे में ऐसे p बटा q, ऊपर वाला p नीचे वाला q, ऊपर वाला p नीचे वाला q कहेंगे, ठीक है, p मतलब -3 यहाँ, q मतलब 1, तो जिसको p बटा q के रूप में लिख सकते हैं वह परिमेय संख्या है, लेकिन p और q होना चाहिए पूर्णांक, यानी पूरा पूरा होना चाहिए। लिख देते हैं जैसे कि रूट हो गया 4, तो पूरा वर्गमूल निकल जाएगा इसका, परिमेय संख्या हो गया, और 3.2, तो दशमलव उड़ा देंगे तो बटे हो जाएगा 10, तो बटे में हो जाएगा, तो ये भी परिमेय संख्या हो गया, समझ गए। हाँ, तो ये इस तरह हो जाएगा आधे, हाँ √16 भी परिमेय संख्या हो जाएगा, जिसका वर्गमूल निकल जाए √16, √25, √36 सब परिमेय संख्या, बता दो। अब परिमेय संख्या लिख लो, ठीक है, मिटा दें। कितना नंबर होगा, 10 लिखो अपरिमेय संख्या, इंग्लिश में इरेशनल नंबर, IRRATIONAL, इरेशनल, नीचे लिख देते हैं, तुम लोग फिर करके लिख लेना, इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। इसकी परिभाषा उसका उल्टा दो कि p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सके या नहीं लिख सकते हैं, तो लिखो जिसे, यानी कि वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में, हाँ उसमें क्या लिखा था वैसे ही परिभाषा लिख लो, उसमें क्या लिखा था, जो संख्या लिखा था, हाँ तो वैसे लिख लो, याद करना आसान हो जाएगा, तो लिख लो जो संख्या p बाई q के रूप में नहीं लिखा जा सके, रूप में नहीं लिखा जा सके, अपरिमेय संख्या। हाँ बाकी सब कुछ वही लिखो जो पहले था, नहीं लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। बाकी वही लिख लो जहां p और q पूर्णांक है और q 0 के बराबर नहीं है, जहां p और q पूर्णांक है, पूर्णांक हैं तथा q 0 के बराबर नहीं है, q 0 के बराबर नहीं है, जैसे यह उदाहरण एग्जाम्पल, जैसे कि रहेगा 3 और 0.01, 0001, 0001, 0001, इस तरह से तो बढ़ते जा रहे हैं ना, Yes. एक बार 0, 2 बार 0, 3 बार 0, फिर 4 बार, 5 बार, फिर 6 बार, नहीं कि 7 बार, इस तरह से 7 टाइम, 8 टाइम, 9 टाइम बढ़ता जाएगा, अंत नहीं है। नहीं। इस तरह अगर अंत नहीं रहे तो अनंत इस तरह चलता रहे,
यानी कि एक ही संख्या बार बार नहीं आ रही है, अलग अलग आ रही है। एक बार जीरो, दो बार जीरो का मतलब अलग संख्या, ठीक है। Yes. तो संख्याएं अगर एक ही संख्या रिपीट नहीं हो रही है, अलग अलग आ रही है, तो ये होती है अपरिमेय। अलग अलग संख्या आ रही तो कैसी होती है? इसको बटे में नहीं लिख सकते। दशमलव उड़ाएंगे तो कितना नीचे जीरो लिखेंगे, पता ही नहीं है, चलता ही जा रहा है। अरे दशमलव उड़ाने का यही नियम है रे। Yes. दशमलव उड़ाए, बटे में एक जीरो डालेंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद एक अंक है। पॉइंट के बाद एक अंक तो कितना जीरो? एक जीरो। ये तो हो गया बटे में, ये परिमेय संख्या है। लेकिन उसका उड़ाएंगे तो कितना जीरो डालेंगे? अनंत है, तो पता नहीं, तो इसलिए वह परिमेय नहीं, अपरिमेय है। अलग अलग संख्या आती रहे और अनंत तक चलता रहे तो कैसी संख्या है? अपरिमेय। जिसका पूरा वर्गमूल नहीं निकले, जैसे कि रूट एक को तो मानते ही नहीं, परिमेय परिमेय कुछ नहीं। जैसे कि √2, इसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, तो ये हो गया अपरिमेय। क्या हो गया? √3 का पूरा वर्गमूल नहीं निकलता, अपरिमेय। इस प्रकार √4 का तो निकलता है, हाँ, √5 का नहीं निकलता, 5 का, अपरिमेय संख्या। और जैसे हो गया पाई। पाई ग्रीक भाषा का अक्षर है, इसका मतलब होता है 22/7 या 3.7 से भाग देंगे इसमें ना, 3.14, 2 अंक तक शुद्ध मान, और बाकी चलता रहता है इस तरह से। तो इसको भी बोलते हैं अपरिमेय संख्या। क्यों? आप कहोगे ये तो बटे में है, तो ये इसको अगर बटे में लिखेंगे तो ऐसे लिखना पड़ेगा, ऊपर P या नीचे Q लिखना पड़ेगा ना, नीचे 1 लिखना पड़ेगा। ये बन गया P और ये बन गया Q, तो P बराबर कितना? पाई। तो ये टोटल पाई का मान है इतना, इतना इतना, ये पाई का मान है। इसका मतलब है कि पाई बराबर 22/7 है। तो पूरा कटता है ये? नहीं। तो यहाँ बोला था कि P होना चाहिए पूर्णांक। P क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। तो P पूर्णांक, पूरा कट ही नहीं रहा तो पूर्णांक है? नहीं। पाई पूर्णांक नहीं है, इसीलिए यह परिमेय संख्या। समझ आया कि नहीं? एग्जाम में आता है कि 22/7 परिमेय है, लेकिन पाई अपरिमेय है। क्यों? मगर क्यों? क्योंकि ये अलग अलग है, ये इस से संबंधित नहीं, अलग में देखा जाए इसे, ये P बन गया, ये Q बन गया। तो P तो 22 पूर्णांक है, पूरा अंक है, Q भी पूरा अंक है 7, लेकिन पाई बोल रहा है। तो पाई को अगर बटे में करेंगे अलग से, तो ये P बराबर पाई पूरा हो गया, पूरे 22/7 हो गया, पूरे 22/7 हो गया, नीचे 1 हो गया। अब इसे तोड़ना नहीं है, इधर तोड़ेंगे तो फिर परिमेय संख्या बन जाएगा। लेकिन नहीं, यहाँ तो परिभाषा को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। परिभाषा कह रहा है कि P होना चाहिए पूर्णांक, जबकि P इसका पूर्णांक है ही नहीं, पूरा पूरा है ही नहीं, पूरा पूरा नहीं कटता ये। Yes. तो कहेंगे कि पाई जो है पूर्णांक नहीं है, पाई पूर्णांक नहीं है। इसीलिए यह परिमेय संख्या नहीं। नहीं है। तो पाई क्या है? अपरिमेय। पाई एग्जाम में आएगा, कहोगे अपरिमेय, ठीक है। और परिमेय अपरिमेय को जोड़ दें, जैसे कि 2 परिमेय संख्या, √3 पूरा वर्गमूल नहीं निकलता, अपरिमेय संख्या, तो पूरा पूरा वर्गमूल निकला, नहीं। तो ये एक अपरिमेय, तो दोनों मिलकर अपरिमेय हो गया। समझ गए? जैसे घटाएंगे तो अपरिमेय हो जाएगा, गुना करेंगे तो अपरिमेय हो जाएगा, भाग करेंगे तो। अपरिमेय। यानी कि पूरा हिसाब बना करके, सॉल्व करके, अगर लास्ट में रूट नहीं हटता है तो कौन संख्या? अपरिमेय संख्या। ये अलग अलग जुटेगा भी नहीं, जुटता है रूट वाला रूट में। जैसे लड़की बैठे हैं, लड़की की तरफ बैठा है ना, लड़का लड़का की तरफ, उसी प्रकार रूट वाला रूट में जुटता है और बिना रूट वाला बिना रूट में, तो दोनों जुटेगा भी नहीं, तो आगे हल होगा नहीं, तो रूट हटेगा नहीं। मतलब कि रूट नहीं हटेगा फाइनली तो अपरिमेय संख्या। रूट नहीं हटेगा तो क्या हुआ?